अभी तक हम लोग जान चुके हैं सर कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नियरली 7 मार्क्स का पेपर में आएगा। ठीक है, अगर मैं 80 मार्क्स में आउट ऑफ 7 समझूं तो ये नियरली अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि 10% ऑफ मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ साइंस में, यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा हमने समझा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सर सबसे जो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर है उसमें सबसे छोटा सिलेबस इसी का है। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो सर हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, जो कि हमने क्लियर कर ली। प्रॉपर्टीज में भी हमको मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी थी और सर प्रॉपर्टीज हमको नॉन मेटल्स की पढ़नी थी। तो ये तो सर हमारी क्लियर हो गई, ये तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने पढ़ा था, इसमें दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना था रिएक्टिविटी, वो क्लियर है, रिएक्टिविटी वो भी क्लियर है। तीसरे नंबर पे सर हम लोगों को पढ़ना था आयनिक कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़ना। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़ना है। और चौथे नंबर पे हम लोगों को पढ़नी है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, और पांचवें नंबर पे सर आपने बताया था हमको पढ़ना है कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके, चलिए कल तक मैंने आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है, पहला वाला। इसमें तो नहीं मुझे लगता है किसी को भी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए पहले वाले में। तो सर पहला एकदम क्लियर है, दूसरा एकदम क्लियर है, तीसरा हमारा पेंडिंग में था। ठीक है, अब हुआ क्या सर कि जो हमारा अगला टॉपिक है आपका, जो हम लोग समझ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कोरिजन वाला। कोरिजन में मैंने आपको बताया था कि हमारे कोर्स में टोटल 4 चीजें हैं, जिसमें हमने मेटल्स का वो तो पढ़ लिया था, व्हाट इज कोरिजन, कैसे क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे काम का सर जो चीज है वो है प्रिवेंशन। क्या है? प्रिवेंशन। हाँ, तो प्रिवेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था टोटल 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। जिसमें पहली चीज जो हम लोग प्रिवेंशन के अंदर पढ़ेंगे वो है सर गैल्वेनाइजेशन। वो क्या थी? कामयाब है ना, सबको गैल्वेनाइजेशन का है ना, ठीक है, सबको करना गैल्वेनाइजेशन की है। यस सर, हाँ यस सर। ओके 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 ओके। गैल्वेनाइजेशन कल तक मैंने आपको बताया था। गैल्वेनाइजेशन में सारा खेल क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम लोग किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। आयरन के ऊपर हम लोग सर जिंक की कोटिंग करते हैं, और जब आयरन के ऊपर जिंक डलता है तो वो कुल मिला जुला के बनाता क्या है? जिंक कार्बोनेट डॉट जिंक OH होल ट्वाइस बनाता है। यही जो लेयर है यही प्रिवेंट करती है रस्टिंग को, और यही गैल्वेनाइज कहलाती है। बहुत जगह इसका यूज था, वो सब हम लोग समझ ही गए थे, वहां पे तुम लोगों को सर कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। ठीक है, यस सर। चलो उसके बाद जो हम लोग को समझना है वो है आपकी टिन। देखिए प्लेटिंग, प्लेटिंग देखो प्लेटिंग ही एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से लेयर की फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि टिन प्लेटिंग। टिन मतलब क्या हुआ? टिन प्लेटिंग से आपको क्या लग रहा है? टिन प्लेटिंग मतलब टिन का पतला सा लेयर चढ़ा देना। एक मेटल होता है क्रोमियम, आपने बहुत नाम सुना होगा क्रोमियम। ठीक है, सर ये क्या तो होता है, कौन सा अभी बता रहा हूँ क्या चीज एग्जाम्पल? क्या है। कोई एग्जाम्पल किस में यूज होता है क्रोमियम? हाँ हाँ, दे रहा हूँ, पहले स्टार्ट तो करने दो। तो मैं आपको बता रहा था, देखो गैल्वेनाइजेशन जैसे कि आप लोग पाइप वाइप में देख रहे होते, याद आ रहा है कि नहीं? है ना, यस सर। पाइप गैल्वेनाइजेशन हो रहा था। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे शाइनिंग बहुत मैटर रखती है,
जैसे कि आप समझ सकते हैं, उसका एग्जांपल ले लो, जैसे वो जो हमारे वाटर टैप्स होती हैं, वाटर टैप्स नहीं लगी रहती हैं अच्छे अच्छे बाथरूमों में, सुंदर सुंदर, है ना? यस सर। तो आप देखते हो वो कितनी भयंकर शाइन करती है ना? यस सर। तो वाटर टेप्स पे ज्यादातर देखने को मिलती है क्रोमियम प्लेटिंग। देखो प्लेटिंग जितनी अच्छी होगी आइटम उतना महंगा होगा, ये बात आप लोग समझ पा ही रहे होंगे, है ना? यस सर। तो वाटर टैप्स पे होती है क्रोमियम प्लेटिंग। और फिर देखो जो वो होता है टिफिन बॉक्स होता है, जो टिन वाला बॉक्स नहीं आता है मोमो टाइप का, ठीक है, मोमो के जो बॉक्स आते हैं यस सर। यस वो टिन प्लेटेड होते हैं। आप देखते होंगे वो भी चमकते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चमकते हैं, अरे टोटी जैसे नहीं चमकते हैं ना वो, नो सर। है ना? और बाकी आप वो सब देखते हैं जो वो हैंगर वोंगर रहते हैं स्टील के, है ना? यस जो सर। यस सर। तो जो हैंगर वगैरह स्टील के रहते हैं उन पे मेनली निकेल का लूप लगता, मतलब निकेल वगैरह लगता है। मतलब आप समझ लीजिए क्रोमियम और निकेल जब भी यूज होगा तो चीजें प्रीमियम होने लगेंगी, समझ रहे हो कि नहीं? शाइनिंग Yes, आ sir. जाएगा। है ना? तो इसमें क्या होता है, मतलब अब देखिए इसमें सबसे मुद्दे की बात क्या है कि सर उसमें तो आप जान रहे थे गैल्वेनाइजेशन में हम लोग डिप करते थे, क्या करते थे? डिप करते। डिप। इसमें सर जो पूरा ये जो प्लेटिंग पूरी चलती है, मतलब ये जो मैंने आपको समझाया ये वाली सर जो प्लेटिंग होती है, ठीक है, ये प्लेटिंग सर जो होती है ये एक प्रोसेस से होती है, जो प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। यस यस सर। सर। है ना? अब देखिए अब होता क्या है, जो हम लोग पहले मैं आपको दो तीन चीज और बता देता हूँ जो क्वेश्चन मतलब कभी कभी पूछ लेता है। जैसे जो टिन प्लेटेड होता है, जैसे टिन, तो आप समझिए जो टिन होता है, टिन मेनली ये नॉन पॉइजनस होता है। क्या होता है? नॉन नॉन पॉइजनस। पॉइजन। हाँ भाई, टिफिन में जैसे कहते नहीं है कि पीतल में उसमें पानी पीना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं ना लोग। यस सर। तो अगर टिफिन के बर्तन में आप खाएंगे तो जो टिफिन होता है ना वो मेनली क्या होता है? वो नॉन पॉइजनस होता है ना? तो अगर वो नॉन पॉइजनस है तो मतलब वो फूड को कॉन्टेमिनेट नहीं करेगा, फूड कॉन्टेमिनेट नहीं होगा। ये फायदा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। हाँ, और जैसे आपको क्रोमियम प्लेटिंग के भी मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। क्रोमियम प्लेटिंग के सर आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि आप उसमें देखते हैं जो टैप्स तो आप समझ ही गए, हैंडल बार्स आते हैं, साइकिल, साइकिल देखियो ना, साइकिल पे भी यस सर। क्रोमियम प्लेटिंग होती है ना? साइकिल पे, साइकिल पे भी मेनली क्रोमियम प्लेटिंग होती है। फिर जो वो देखियो जो कार का बम्पर होता है पीछे वाला, यस सर। यस सर। बहुत चमकता है। यस सर। हाँ, बहुत चमकदार, महंगा भी आता है, ठीक है ना? ठीक है। बुलेट का साइड आ जाता है। हाँ बस बस, और आप उस पे भी देखे होंगे जो साइलेंसर भी आजकल आता है, यस सर। यस ठीक है। यस समझ। सर। उन सब पे यही होती है, प्लेटिंग ही होती है ना? क्योंकि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, वहां यूज होता है जहाँ पे मतलब सस्ते में काम चल जाए। जैसे घर के अंदर जो पाइप फिट करनी है वो बहुत सुंदर दिखनी जरूरी नहीं है ना? ठीक है ना? यस सर। अब लेकिन देखिए बेशक कोई चीज सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार है ना? तो इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है कि आप ये चीज समझ सकते हैं कि गैल्वेने अगर कभी भी प्रेफरेंस की बात आएगी, अगर आपके जीवन में चॉइस है कि किसी जगह पे गैल्वेनाइजेशन करना है या किसी जगह पे टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग करनी है, तो आप क्या चीज करेंगे? सर क्रोमियम प्लेटिंग। सर इसमें ठीक है ना? कौन सी प्लेटिंग करेंगे? सर क्रोमियम जो प्लेटिंग। जरूरत। चलो हम देखते हैं जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, है ना? और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, ये तो क्लियर है ना? यस। यस सर। ठीक है। तो अगर किसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर मैं उस पे मतलब जिस पे जिंक की कोटिंग हुई है, मान लो जहां पे जिंक की कोटिंग हुई है,
अगर किसी के ऊपर जिंक की कोटिंग हुई है, तो अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से अगर जिंक की कोटिंग ब्रेक हो जाती है, यानी जिंक की कोटिंग में दिक्कत आ जाती है, जिंक कोटिंग ब्रेक हो जाती है, ब्रेक का मतलब समझ रहा है ना, यस सर। Yes, sir. मतलब वो उलझ गई, ओपन टू एयर हो गया, है ना, तो होगा क्या, यस सर। इस केस में जिंक जल्दी, सिंस जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो पहले जिंक कोरोड फास्टर होगा, यहाँ पे जिंक कोरोड फास्टर होगा, ठीक है। तो अगर जिंक का कोरिजन फास्टर होगा आयरन से, तो मतलब आयरन बचा रहेगा, जल्दी जिंक बर्बाद होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। टाइम रहते आप उस पर प्लेटिंग कर सकते हैं, टाइम रहते आप किस चीज की प्लेटिंग उस पर कर सकते हैं, जिंक, ओके, है ना। यस सर। लेकिन दिक्कत क्या, अब यहाँ समझना, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, देखो, लेकिन आयरन कम रिएक्टिव है। अब लेकिन यहाँ पे अब देखिए, जिंक वाले केस में तो बढ़िया था सर, यहाँ तो बहुत मजे थे, लेकिन अगर आप यहाँ समझेंगे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो यहाँ तो केस उल्टा हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ आयरन जो होगा वो स्टार्ट्स कोरोडिंग फास्टर, यहाँ आयरन जो होगा वो स्टार्ट करेगा कोरोडिंग फास्टर। ये बात क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, है sir. ना। चलिए, तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो प्लीज राइट नो कंफ्यूजन सर, नो कंफ्यूजन। प्लीज राइट नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन सर, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज ग्रेट। सर ब्लैक हो गया आपका स्क्रीन। प्रिवेंशन के सर टोटल 4 मेथड से, पहला मेथड था गैल्वेनाइजेशन, दूसरा मेथड था प्लेटिंग, है ना, यस सर। प्लेटिंग सर, टिन की प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग और जिंक निकेल, की ठीक है। वो सबसे सस्ता उपाय होता है पेंटिंग, है ना, यस सर। बशर्ते सोने का पेंट ना चढ़ा। और दूसरा होता है ग्रीसिंग कर दीजिए या ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। हाँ, अब अगर आप किसी चीज पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर देंगे तो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट वो खत्म हो जाएगा ना एक तरीके से, है ना, यस। है ना। तो अगर मैं पेंटिंग की बात करूं, अगर मैं कुछ पॉइंट समझने की बात करूं जो मेरे काम के पॉइंट है, ठीक है ना, तो जब आप पेंट को अप्लाई कर देते हैं सरफेस पे आयरन ऑब्जेक्ट के, तो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, है ना। यस। तो पेंटिंग बस ये बस पेंटिंग का पर्पस क्या होता है, टू मतलब अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या अवॉइड करने के लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ आयरन विद एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और आपको याद है, आपको ये चीज तो पता है, दुनिया में सबसे आसान एग्जांपल पेंटिंग ही है ना। यस सर। और हाँ, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन थोड़ा महंगा प्रोसेस है। अब आप ही के स्कूल की चेयर्स में मान लीजिए कहीं भी आपने देखा होगा कि अगर उस पे वो गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा होने लगेगा, है ना। यस सर डबल हो जाएंगे। तो वो लोग सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, आप ग्रीस तो लगा नहीं सकते, है ना, पेंट करेंगे और प्लेटिंग में बिक जाएंगे, है ना, और गैल्वेनाइजेशन थोड़ा सा कूल नहीं लगेगा, है ना। सर अच्छा लुक भी देगा और सस्ता में काम हो क्या जाएगा चीज? पेंटिंग से। हाँ, सर अच्छा पेंटिंग लुक साथ, भी देगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो सेम काम इसमें भी है, लेकिन मेनली ग्रीसिंग और ऑयल कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मशीन पार्ट्स में, जहाँ पे सुंदरता मायने नहीं रखती, मेनली समझ रहे हो ना, यस सर। मशीन पार्ट्स में यहीं पे ज्यादा यूज होती है। तो क्या आज हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया ये वाला?
यस सर। यस सर। यानी हम लोग सर किसी तरीके से ये, एक मिनट, तो सर हम लोग किसी तरीके से ये चीज समझ गए और हमने हमने प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लिया, हमने प्रॉपर्टीज क्लियर कर ली ना, यस सर। हमने प्रॉपर्टीज क्लियर कर ली, हमने प्रॉपर्टीज क्लियर करी, हमने रिएक्टिविटी क्लियर करी, हमने ये क्लियर कर लिया, हमने ये क्लियर कर लिया और उसके अलावा हमने ये क्लियर कर लिया ना। यस सर। चलो तो अब हमारे सर, हाँ बताइए क्या हुआ। चलिए अब आपके सामने दो टॉपिक है, अब आप वोटिंग करिए कि टॉपिक नंबर 3 पहले पढ़ाऊं कि टॉपिक नंबर 4 पढ़ाऊं। सर थर्ड, एन कंपाउंड। प्लीज राइट 3 और 4। 3 चलिए ठीक है। अच्छा आप लोगों के स्कूल में कहाँ तक खत्म करा दिया गया है मेटल एंड नॉन मेटल? रिएक्टिविटी सीरीज। अभी रिएक्टिविटी सीरीज पे, ओके ओके ओके। अच्छा मैं जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ ना, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए सब छोटे छोटे पॉइंट पे। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, क्रोमियम प्लेटिंग, ये प्लेटिंग, वो प्लेटिंग, तो वो चीजें जब आप लोग लेक्चर रिवाइज करा करिएगा तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ओके सर। हाँ चलिए अब हमारे कोर्स में देखो आयनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। आयनिक। अब हम लोग शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड। देखिए एक मिनट पानी पी, देखो अब जो ये हमारा टॉपिक है सर, इसका टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। एक मिनट, टॉपिक का नाम है सर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इस आयनिक कंपाउंड में हमको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है सर इसकी फॉर्मेशन और दूसरी चीज पढ़नी है सर इसकी प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज सर जो हमको इसकी पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टीज। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। जैसे सबके दो दो नाम होते हैं वैसे आयनिक बॉन्ड को लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट या कंपाउंड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब मुझे बस ये समझना है, सिंस मेरे कोर्स में सर आयनिक बॉन्ड है तो मैं आपको एक दिन बताया था कि जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी होते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी होते हैं ना, ठीक है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड सर ये मेनली बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और मेनली कहां से होगा भाई? एक एटम से दूसरे एटम नहीं तो होगा, वन एटम टू अनदर। हाँ, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और वो कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा, कंपाउंड विद आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा उनको क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड कहेंगे, ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो लोग समझने की कोशिश करते हैं। रुकिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। देखिए आप समझिए, यहाँ पे जब मैं आपको दिखा रहा हूं नाम, नाम जब आप इसका देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए आयनिक बॉन्ड में एक शब्द यहाँ पे लिखा है आयन, है ना। यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज, आपको पता होगा कि जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं?
ऑपोजिटिवली चार्ज Negative. एटम होते हैं कि नहीं? Yes. यस सर। अब मैं जानता हूं सर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सर जो आयंस होते हैं, आयंस आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड, या आप ऐसे समझिए कि आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं? ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि सर अब चार्ज होने का मतलब क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो Yes. पॉजिटिव चार्ज होगा। अब किसी चीज में पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? अब आप जानते हैं कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है ना? Yes. Yes. एक मिनट, एक एटम के अंदर सर नेगेटिव पॉजिटिव, एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। अगर किसी एटम के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाए लेकिन नेगेटिव कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। Yes. और अगर किसी के अंदर सर नेगेटिव ज्यादा हो जाए और पॉजिटिव कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज। यानी जब कोई चीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, तो वो कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है ना? अब देखो, एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोट करना है। वो पॉइंट ये है सर कि जब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, अब भाई जरूरी थोड़ी ना एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बोलूं, या एक मैं बात बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ये भी तो हो सकता है यस सर। है ना? ये तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए या कितने गेन्ड हुए, यही कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए, अब होता क्या है, अब देखिए मेनली आप समझने की कोशिश करिएगा। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात सर ये है कि सर जब भी मेटल, कोई भी मेटल है ना, रिएक्ट करता है विद नॉन मेटल, कोई भी मेटल रिएक्ट करता है Non-metal. नॉन मेटल के साथ, ये समझने वाली बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ज्यादातर क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का, या सही बात में बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आयंस बनेंगे, है ना? और अगर आयंस बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि सर जो भी बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना? और अगर सर कोई चीज में आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो जो कंपाउंड बनेगा, क्या वो आयनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा? यस सर। कहलाएगा कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो होता क्या, अब देखो, अब होता क्या है सर, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो मेटल होता है, जो भी मेटल होता है, मेटल, तो मेटल क्या करता है, वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। समझ गया कि नहीं? तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो बनाता है कैटायन। वो चीज क्या कहलाती है? कैटायन। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Na+ बनेगा। क्या बनेगा? Na+, जिसको हम लोग कैटायन करेंगे। Mg है, जैसे Mg अगर दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो बनाएगा Mg2+, है ना? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये माइनस है, ये साइन क्या है? माइनस। माइनस। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो बनाएगा, मतलब ये H+ आयन बनाएगा। ठीक है ना?
अब अगर कोई लॉस कर रहा है तो ये तो गारंटी है सर कोई ना कोई गेन कर रहा होगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनाएगा एनायन। क्या बनाएगा? एनायन। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बनाएगा Cl माइनस, है ना। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो बनाएगा Fl माइनस। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो बनाता है O2 माइनस। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो ये कैटायन एनायन वाला आपको समझ आ गया। अब होता क्या है, जब भी जो भी कैटायन जब मीट्स एनायन, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बना। कैटायन मीट्स एनायन तो आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देखो आप लोगों को सोना नहीं है, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। सो गया अनुराग। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा आएगा, लेकिन इसी समय थोड़ा अगर आप लोग अपने आप को संभाल ले जाओगे तो पूरा खेल हो जाएगा, ठीक है। ये तो सो गया माइक बंद करके। चलो कोई बात नहीं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब हम लोग अगर अगले स्लाइड पे जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। अब देखो इतनी ही कहानी थी जो मैंने बताई आयंस की। क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। इसमें कोई भी समझने वाला कॉन्सेप्ट था? नो सर। नहीं था ना? नो सर। हाँ अब बस मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको पूरी चीजें समझ आएंगी। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। देखो अब हम लोग क्या क्या, देखो एक मिनट, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जांपल हमको पढ़ने हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल जो कि वर्ल्ड फेमस है वो है NaCl का एग्जांपल। क्लियर? यस सर। नमक। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है वो KCl है। KCl भी एक तरीके का क्या होता है? नमक। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है वो MgCl2 का है। किसका? MgCl2। Cl2, ये भी एक नमक ही होगा, है ना। उसके बाद अगला एग्जांपल आप पढ़ेंगे CaCl2 का, वो भी एक नमक ही होगा सर, है ना। यस सर। उसके बाद आप एक एग्जांपल पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो भी इज अ टाइप ऑफ नमक होगा, है ना। यस सर। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूं Na2O का, वो भी एक टाइप ऑफ नमक है ना। अगर मैं बात करूं CaO का, सेवेंथ क्या बात करूं? CaO का, तो वो भी एक नमक है ना। ठीक है, आया कि नहीं समझ? यस सर। अब देखिए सर, अब होता क्या है, अब मैं आपको चीज बताता हूँ। देखिए जो भी सर आप नमक, मतलब ये सब चीजें हो रही है सर, अब ये आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि देखिए जो भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है, यानी जो भी मैंने आपके सामने आयनिक कंपाउंड रखे हैं, जो भी मैंने आपके सामने आयनिक कंपाउंड्स रखे हैं, अगर आप समझ पा रहे होंगे, या मैं इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकता हूँ ना। यस सर। पेपर में नाम बदल सकता है, तो आप बस वो रहिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो देखो हमको, अगर मैं बात करूं कि हमको पता चल गया, चलिए किसी तरह हमको पता चल गया सर कि ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड है ना। यस सर। तो सर कौन सी चीजें हैं जो इनको खास बनाती है? तो किसी भी चीज को जो चीज खास बनाती है वो होती है उसकी प्रॉपर्टीज। क्या होती है उसकी? प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि सर हम समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज को खास प्रॉपर्टी बता दी तो सर आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पहली जो इसकी वर्ल्ड फेमस प्रॉपर्टी है जिसको आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल
प्रॉपर्टी, या फिजिकल प्रॉपर्टी मत कहिए, आप नॉर्मली भाषा में समझने की कोशिश करिए, फिजिकल स्टेट कह सकता हूं। यस सर। ठीक है, तो जैसा कि आप समझते हैं कि जो ज्यादातर, अब नमक क्या आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलता है नो सर। और नमक गैस के फॉर्म में नहीं बनता है। तो फिजिकल स्टेट ज्यादातर देखी गई है किसकी, जो ये होती है, ये मिली क्रिस्टलाइन होती है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या मैं लिख सकता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड? यस सर। आप जरा फोटो देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे, आपको आइडिया लगेगा, या गूगल पे, कि नमक को जूम करके वो दिखाएगा आपको कि नमक दिखता कैसे है रियलिटी में, है ना। जब आप उसको जूम करके वो दिखाएगा तब आपको एक बहुत ही शानदार फोटो देखने को मिलेगी। आया समझ? ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनेगा, ये तो बात सर पक्की है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर कोई चीज है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सर एक ही केस में बन सकता है, जब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। क्या हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आयनिक कंपाउंड के केस में ये चीज होती है कि नहीं? होती है सर। ठीक है ना। और क्रिस्टलाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है सर, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन सर एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब समझते हो कि नहीं? ब्रिटल का सिंपल भाषा ये है कि हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, यस मतलब सर। कैन ब्रेक इजिली लाइक चॉक। चॉक होता है कि नहीं? यस सर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आयनिक कंपाउंड की पहली जो प्रॉपर्टी आप जान गए वो होती है उसकी फिजिकल स्टेट। क्या होती है उसकी? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आप लिख लेंगे। दूसरी चीज जो उसकी होती है प्रॉपर्टी, होती है सॉल्युबिलिटी। वो क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी समझ लीजिए। आप जानते हैं कि ज्यादातर, अब अच्छा बस नमक याद रखो, बताओ नमक सॉल्युबल है कि नहीं? क्या नमक सॉल्युबल है कि नहीं? सर? है। क्या है होता ना। है? तो होता क्या है, जो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखो आयनिक एक मिनट, ठीक है, तो होता क्या है, जो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समझते हो? जब अभी आप कार्बन पढ़ोगे तो मतलब जिसमें कार्बन, जो कार्बन से मिलके बने होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बेंजीन। बेंजीन समझ लो एक है जो C6H6 है कि नहीं? तो ये कार्बन से नहीं बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है ना। यस सर। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जनरली जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाई क्वेश्चन यहाँ क्या पूछता है? वाई। ठीक है, तो हमसे अगर ये पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ड्यू टू पोलर पोलर नेचर ऑफ टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब पोलर नेचर कहने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, मैग्नेट के होते हैं कि नहीं? यस सर। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना। वैसे जो वाटर होता है, अगर वाटर का तुम कंपाउंड देखोगे, वाटर का अगर आप वाटर का देखोगे, मतलब अगर ये वाटर का एटम है तो उसके एक तरफ, जैसे होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का एटम होता है, उसका बॉन्ड बना रहता है हाइड्रोजन के एटम के साथ, बना रहता है कि नहीं? यस। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन वाला रीजन है, यानी जो ये अबव वाला रीजन है, ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो रीजन है यहाँ नेगेटिविटी थोड़ी सी आ जाती है, डाइपोल मतलब समझ लीजिए नेगेटिव टाइप का आ जाता है।
और इधर पॉजिटिव टाइप का आ जाता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस तो ये एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ बन रहा है कि नहीं? यस सर बन रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये मतलब ये होता है, तो इसीलिए इसी को पोलर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोलर। पोलर। हाँ, तो पोलर एकदम आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमारी यानी फिजिकल स्टेट हो गया, ठीक है। नमक कैसा होता है हमको पता है, क्रिस्टलाइन होता है और वो टूट जाएगा हथौड़ा मारने पे। दूसरा हमने समझा सॉल्युबिलिटी, तो आपको पता है कि जो नमक होता है वो पोलर वाले में तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो पोलर वाटर भी तो एक पोलर है ना, यस सर तो पोलर में सॉल्युबल होगा। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह, उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आपको क्या लगता है नमक की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी कि कम होगी? फिर कम सर इसको पानी में डालेंगे तो कम हो जाएगा, वैसे तो मेल्ट ही नहीं होगा। मेल्ट ही नहीं होगा। तो देखिए आप लोग कम कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी कहानी शुरुआत में ही बताई थी कि सर इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, आयनिक बॉन्ड होने का ही मतलब हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और अगर किसी जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं तो आप मतलब जो भी इसमें क्या होता है, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं कि नहीं? यस सर ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस बिटवीन ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए। क्लियर है ना यहां तक? क्लियर? यही प्रॉपर्टीज आएंगी। अगला है कलर इन फ्लेम। कलर, कलर इन फ्लेम। फ्लेम मतलब क्या होता है? फ्लेम मींस आग का वो। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि कभी भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब जलाएंगे तो क्या होता है, वो हर की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, सब एक अलग अलग कलर दिखाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना? यस सर आ रहे समझ? यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ कि ये इम्पार्ट करते हैं। क्या करते हैं? इम्पार्ट्स, एक मिनट, ये इम्पार्ट्स करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर। मतलब कोई भी कलर नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए। इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द टू द फ्लेम फ्लेम फ्लेम। ओके, ठीक है ना। सर और इसका कब करेगा? मतलब, क्या बच्चा? इसका मतलब नहीं समझे। कलर इन फ्लेम मींस इसको जला। फ्लेम मतलब ये होता है कि जब उसको आग के पास आप ले जाओगे, ठीक है ना, तो जब वहां पे कोई कलर दिखाएगा। आग के पास आप पर्टिकुलर किसी आयनिक कंपाउंड को ले जाओगे, आयनिक कंपाउंड को जब ले जाओगे तो सब अलग अलग कलर दिखाती हैं। ये नहीं कि सब लोग नीला दिखाएंगे, लाल दिखाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अपने यस सर। कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सब लोग कलर दिखाएंगे। आया? अच्छा, कोई चीज जब बहुत अच्छे से जलती है तो उसका क्या कलर होता है? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। येलो या कोई चीज बहुत अच्छे से जलेगी तो उसका कलर क्या होगा? सर वो गैस जलता है ना, वही कलर। ऑरेंज। और बताइए? यस सर येलो और ऑरेंज। जल्दी बताइए। सर ब्लू टाइप का होता है सर। अच्छा ये बताइए, आप लोग येलो ऑरेंज कह रहे हैं, जब आप लोग गैस जलाते हैं तो वो किस कलर में जलती है? ब्लू कलर। तो वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है सर। ब्लू। ब्लू यानी जब कोई चीज जितना अच्छा जलेगी वो उतना ब्लू जलेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस यस सर। सर रेड जलने का मतलब होता है कि बहुत अच्छा नहीं जल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
यस सर। yes, sir. जैसे आपने सुना होगा कई स्टार्स जब कोलैप्स होते हैं तो ब्लू कलर निकलता है ना, है ना। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, कोई चीज जितनी ज्यादा, जब चीज बहुत ज्यादा गर्म होगी तो वो ब्लू कलर होने लगेगी, समझ गए। और आपने यस देखा होगा सर। कि जब मोमबत्ती उम्बत्ती ध्यान से देखा होगा तो लौ के एकदम पास में ब्लू कलर रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे येलो दिखती जाएगी, दिखती है कि नहीं। Yes, यस। ठीक है, तो कलर इन द फ्लेम, ये वाला क्लियर हो गया, है ना। और जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है सर, जो हमको जाननी है, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा मुझे बताओ, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से क्या समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करे। तो आप बताइए कि क्या नमक इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है नो सर। है ना। कहाँ करता है सर। तो क्यों नहीं करता है, सर वो देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश। NaCl अगर सॉलिड में है, किसमें है, sorry. सॉलिड। सॉलिड में, तो अगर NaCl सॉलिड में है तो मतलब आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, तभी तो सॉलिड में है। यस तो जब आयनिक बॉन्ड बना है तो उसके पास फ्री आयंस नहीं है, नहीं है ना। यस No. सर। तो जब फ्री आयंस नहीं है तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। कंडक्ट, कंडक्ट, सही बात है कि नहीं। यस सर। बट जब NaCl को आप डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर, तो वो अचानक से किस में बदल जाता है, आयंस में। किस में बदल जाता है, Ions. आयंस, है ना। और यस आपको आयंस। पता है आयंस जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है यस Yes, सर क्लियर। ना। तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट कह सकता हूँ सर, अगर मुझे जनरल स्टेटमेंट कहनी हो तो मैं कह सकता हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, कि सर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर, because इन डिसॉल्व स्टेट, वो डिसॉल्व रहेंगी तो करेंगी, ओके। यस सर। हाँ, यहाँ तक मैंने जो भी बताया वो क्लियर है कि नहीं, मुझे बताइए। यस सर क्लियर है एकदम। clear. तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे, देखिए एक चीज वो पूछेगा फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में आपको जो जो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, तो पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होनी चाहिए वो कौन सी है, लिटिल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल स्टेट, ओके ओके। यस Yes, सर। sir. दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होनी चाहिए सर, वो कौन सी है आपकी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है सर। तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होनी चाहिए वो कौन सी है, ये Melting point. मेल्टिंग पॉइंट है बॉय। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस आप नमक याद रखिए, नमक की प्रॉपर्टी लिखना शुरू करिए, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। ठीक है, उसके बाद है ये आपका कलर इन फ्लेम, है ना, Yes. ये भी क्लियर है। कलर Yes. कलर इन्फ्लेम सर ये समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला बता रहे हैं आप। अच्छा रुको मैं बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्लियर है ना, यस सर। Yes, sir. पक्का। पक्का। चलो देखो, कलर इन फ्लेम आपको समझ नहीं आ रहा, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। जैसे अगर मैं, पहले यहां मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है ना, लिखा है कि नहीं। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का उसका क्या मतलब होता है, जो उसके बारे में बताए मतलब कैसा जो चल रहा है. उसके बारे में, यानी एक तरीके से प्रॉपर्टी, है ना, Yes, sir. यस सर प्रॉपर्टी। है कि नहीं प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है,
हम लोग एक नॉर्मल वो करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आप केमिस्ट्री में मेटल को पहचानना है अगर, है ना, ठीक है, यस सर। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या कहते हैं? एक मिनट फ्लेम। मैं आपको दिखाता हूं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम टेस्ट। जैसे तेजाब है कोई चीज, तो आपको कैसे पता चलेगा एसिड है? अब चाट के तो देखोगे नहीं। नहीं। यस सर। भाई एसिड का कड़वा टेस्ट, वो कड़वा टेस्ट होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। एसिड हैज बिटर, नहीं, बीट एसिड हैज बिटर टेस्ट, बिटर ही होता है ना। यस सर, बिटर यू। तो अगर बीट टेस्ट एसिड, अब कड़वा क्या लगता है, क्या खाने में कड़वा लगता है बताइए? क्या है? करेला लगता है। खाने में कुछ कड़वा लगता है? करेला लगता है, करेला। हाँ। नहीं सर। तो जब जो तो एसिड का भी टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। कड़वा होता है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज को एसिड पहचानना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं जल्दी उसको चाटूंगा तो नहीं, है ना। तो इसी तरीके से अगर मुझे मेटल पहचानना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? वो है फ्लेम टेस्ट। क्या है? फ्लेम फ्लेम टेस्ट। टेस्ट। फ्लेम टेस्ट। जैसे आप इस अच्छा। तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर कोई एनर्जी। चीज जैसे कि आप ऐसे समझिए, ये कलर है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये वाला कलर, ये कलर देख पा रहे हो? कौन सा सर? अरे जो कर रहा हूं स्क्रीन पे, ब्राइट यस ग्रीन। यस। सर, यस सर। अब ब्राइट ग्रीन, अगर कोई चीज जल रही है और ये कलर दिखा रही है ब्राइट ग्रीन, तो मैं समझ जाऊंगा वो चीज क्या है। वो चीज है बोरॉन। क्या है? बोरोन। बोरॉन। अगर मैंने देखा कि कोई चीज का कलर ये है, ये कलर आप लोग पहचान रहे हो? पहचान रहे हुआ हो कि नहीं? यस अरे सर, यस ब्राइट सर। येलो। ब्राइट बोलो। तो अगर कोई चीज ब्राइट येलो जल रही है तो वो सोडियम होगी। क्या होगी? सोडियम। समझ गया कि नहीं? है ना। यस सर। अगर ऑरेंज कलर जल रहा है, कौन सा कलर जल रहा है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज। तो अगर किसी चीज का कलर ऑरेंज है, ऑरेंज, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आयरन है। क्या है? आयरन। देखते हो ना, आयरन जब गर्म होता है तो एकदम ऑरेंज कलर का हो जाता है। यस यस सर। सर। देखियो ना, पिघलता हुआ। यस सर। ठीक है ना। बस। और अगर कोई चीज जैसे ब्लू जल रही है, ठीक है, कोई चीज वो जल तो रही है, उसका कलर ब्लू निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ब्लू। ब्लू। तो ब्लू अगर निकल रहा है तो मैं कह देता हूं कि या तो वो मतलब वो सल्फर होगा। जैसे क्या होगा? सल्फर। सल्फर। हाँ सल्फर होगा। या सल्फर तो क्या नॉन मेटल हो गया, लेकिन अगर आप मेटल में जाएंगे तो जैसे कॉपर, ये तो एक नॉन मेटल हो गया, लेकिन आप मेटल में जाएंगे तो कॉपर, कॉपर है ना। जब यस पीतल को जलाओगे तो वो ब्लू कलर दिखाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना। और अगर आप मरकरी को जलाओगे, मरकरी, तो बताइए मरकरी कौन सा कलर दिखाएगी? पारा को अगर वाइट। जलाओगे, सिल्वर हाँ दिखेगा, नहीं पता। सिल्वर कलर दिखाएगी। नहीं पता। तब तो लोहा तुम्हारे हिसाब से ग्रे कलर दिखाना चाहिए। अब गैस किए हैं आप, कंफर्म नहीं पता। इतना बड़ा कलर करके तुम लोगों को दे रहा हूं, तब भी तुम लोग नहीं समझ रेड। पा रहे हो। रेड कलर। जब मरकरी जलाओगे तो कौन सा कलर जलेगा? रेड रेड। कलर। रेड कलर। ठीक है। और अच्छा बताओ, एल्युमिनियम जलाओगे तो कौन सा कलर जलेगा? सर वो भी रेड ही दिखेगा। हाँ नहीं, रेड नहीं दिखेगा सर, क्योंकि नहीं बता रहे हैं। पता। बताइए। सर स्टील कैसा दिखेगा सर? एल्युमिनियम कौन सा कलर दिखेगा? सर ग्रे दिखेगा। हाँ नहीं सर। ग्रे दिखेगा। नहीं नो पता। सर। क्यों होता है? एल्युमिनियम का कलर होता है वाइट। क्या कलर होता है? वाइट।
वाइट। एल्यूमिनियम, ये ब्लैक कलर के गोले में मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। एल्युमिनियम हुआ, निकेल हुआ, इवन मैग्नीशियम। आप लोगों ने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को वो जलाता है तो व्हाइट कलर निकलता है, यस यस सर। दार्जिलिंग। याद आ रहा ना, फ्लेम टेस्ट। यस दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। हाँ, छुरछुरी जैसे। बस जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम है वो एल्युमिनियम के साथ भी है, वो निकल के साथ भी है ना, ठीक है। यस सर। क्रोमियम के साथ भी है, तो क्रोमियम वगैरह लिख लेते हैं क्योंकि ये सब हम लोग को पढ़े हैं। क्रोमियम प्लेटिंग होती है ना, निकल प्लेटिंग भी होती है ना, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ठीक है। अच्छा, टिन को जलाएंगे तो क्या कलर जलेगा टिन को? सर ये बताइए कैसे पता लगाएंगे कौन सा कलर जलेगा, इसको जलाएंगे आयरन जलाएंगे, कैसे पता करेंगे? जलाओगे ना तो एकदम ऊपर दिखेगा। जब जलाओगे तो तुमको दिखेगा। और कैसे ये सर? पास। सुनो, आयरन को अगर कैसे तुम ये, जलाएंगे? क्या चीज? आयरन को कैसे जलाएंगे? हाई हाई मेल्टिंग, हाई वो देना पड़ेगा ना सर। तो हाँ जब जलाओगे तभी तो लोहा दिखेगा। तो कहाँ है इतना? तो बिना जलाए लोहा कैसे देख पाओगे? जलाना तो पड़ेगा ना। अच्छा। इसलिए फिर वहां पे जहाँ पे मतलब खुरपी पे नहीं पीटा जाता है। हाँ, देखे हैं लेकिन ये पता करना था तुम लोग कैसे वहां पता लगा। फर्जी बात कर रहे हो। अरे यार, जलाओगे तो देख लेना, ठीक है ना, ठीक है। सर जहाँ पे बेल्डिंग होता है वहां पे। हाँ वहाँ हाँ, जब वेल्डिंग। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि स्टील जब जलेगा तो कौन सा कलर देगा? सर वो जलेगा नहीं, वो पिघलेगा सर। जलेगा नहीं? सर नहीं पता। देखो, स्टील और स्टील के साथ ये डिपेंड करता है ना कि उसको किस टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। ठीक यस। है। अगर बहुत ज्यादा तुम उसको गर्म कर दोगे तो वो गोल्डन कलर दिखाने लगेगा, है ना, बन ठीक है। जाएगा। और ऑरेंज ब्राउन ये सब कलर तो वो दिखाता ही दिखाता, समझ रहे हो कि नहीं? यस। ठीक है ना। चलो, यस। यहाँ तक क्लियर है। यस यस। सर। चलिए, तो सर प्लीज ये पोलर स्टेट एक बार बता दीजिए। ओके ओके ओके, बता दे रहा हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताइए, इसको आप लिख लीजिएगा। फ्लेम टेस्ट बस आप नॉलेज के लिए अपने रखिए। तो उसके बाद ये भी, तो मैंने आज आपको प्रॉपर्टीज तो बता दी। प्रॉपर्टीज क्लियर है कि नहीं? यस। पक्का? यस। यस सर। चलिए, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको ट्रिक बना लेते हैं कोई, पीसीएस में याद बना देते हैं। ट्रिक हमारे पास हो गई पीसीएस में, समझ आ गई ना ट्रिक? ट्रिक हम लोग बना लेते हैं इसकी। ट्रिक दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? कहाँ पे लिखे हैं? पीसीएस में, पी फॉर फिजिकल पोलर। स्टेट, सी फॉर कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम। एस फॉर solubility, M for melting point and boiling point, और E for electric conductivity. ओके, यस। ये मैंने अभी ट्रिक बनाई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ, चलिए अब। हाँ, मुझे पायल आप सही कह रही है। मुझे जहां तक लग रहा है कि एसिड का सोर ही टेस्ट होता है, एसिड कड़वा नहीं होता है ना। सर बीटर है और समझ? होता है सर, दोनों होता है। कैसे दोनों होता दोनों है? कोई एक बेस ही। कड़वा होता है, बेस बिटर होता है, एसिड वो होता है। इसीलिए जब आप लोग बोल रहे थे मैं उस समय कंफ्यूज था, लेकिन ठीक है। तो वो वाली बात मेरी भूल जाइएगा, यस सर। ठीक है। मैं यहाँ पे बीस बड़े बेटर शब्दों में लिख होता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। है। बीस एसिड कैसा होता है? सोर इंटरेस्ट खट्टा। होता है एसिड जैसे कैसा हम। होता है? यस अरे सर, यार, नींबू वो होता है, नींबू नींबू खट्टा छोड़ो, होता है। हाँ नींबू ले लो, सिरका,
सिर का कोई भी नींबू, सिरका, इन सब का क्या टेस्ट होता है? खट्टा होता है, खट्टा। हाँ, और अगर मैं बेस की बात करूं, BASE, बेस का कौन? B फॉर बेस, B फॉर बिटर। अब तो नहीं भूलेगा ना? नो हाँ, ये कड़वा होता है। कड़वा जैसे कि नीम, नीम का पत्ता खाओगे तो जो स्वाद आता है वही स्वाद आएगा। क्लियर? चलिए, हाँ, अभी भी किसी को किसी चीज में कंफ्यूजन है तो बताइए। यस करेला, ये पोलर स्टेट एक बार बता दीजिए। ओके ओके, पोलर में और भी लोगों को कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट यस फॉर पोलर। नो। दिव्यांका यस, पायल यस। ओके 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 ओके, ठीक है ना? कंफ्यूजन है? चलिए, आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये मॉलिक्यूल है, मान लो ऑक्सीजन का। ये मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सर मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, और ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ये मॉलिक्यूल किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है सर और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो वाटर में ये लोग अपने में एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं? यस सर। तभी तो H2O है कि नहीं? यस सर। है ना? तो मैं इसको कह देता हूं कि सर ये है आपका H, ये है H और ये है O। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं मैं क्या कहना ये चाहता हूं? ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आप समझिएगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एक वैल्यू होती है कि कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मतलब ये दर्शाता है कि कोई चीज कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पे उसके पास कितनी एक नेगेटिव चीज आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। मतलब उसके पास एक नेचर बदलेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना? है ना? और एक हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन की उसकी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी कि नहीं? यस सर होगी। अब क्या है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है यानी O2 एंड H2, इसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कैसी होती है इसकी? डिफरेंट। डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको, अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको, आप ऐसे समझिए कि देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पास ऐसे दो मतलब समझ लो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको वो नहीं बताया ना मैंने, एक्चुअली में क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, ठीक है ना? देखो होता क्या, आप समझ लो, मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब चलो ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगला टॉपिक। अभी तो बस मैं आपको आयनिक कंपाउंड का क्या बताया हूं, अभी तो मैंने एक बेसिक सी चीज आपको बताई, बताइए कि नहीं? यस। यस। ठीक है ना? तो कल जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 2-3 तरीका पढ़ेंगे कि रियलिटी में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कैसे क्या बन रहा है, तब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, है ना? चलिए, तो मुझे बस आप ये बताइए, अगर मैं इसको भी लिख के सेव कर दे रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। तो
ठीक है, आप इस चीज में, इस टॉपिक में, एक मिनट, यहां तक कुछ चीजें अगर मैं समझने की कोशिश करूं आप लोगों के साथ, तो मुझे बताइए कि क्या ये वाला टॉपिक कोरिजन वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया? यस सर। क्या प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो गई? यस सर। क्या रिएक्टिविटी सीरीज हमारी पूरी हो गई? यस सर। यस क्या हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली? यस सर। यस सर। पढ़ ली कि नहीं? यस सर, फॉर्मेशन बचा है। हाँ, फॉर्मेशन बचा है, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको आपको कल कंटिन्यू करवा दूंगा। ओके सर इसको याद भी करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नहीं नहीं, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, कभी भी बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब काम ओके। पड़ेगा इसका। क्या चीज? ज्ञान के ज्ञान के लिए। सर इसे काम। अरे मैं तुमको कलर बता दिया हूं, तो तुम कैरेक्टरिस्टिक कलर समझ गए ना। अब यस सर। तुमसे वो ये थोड़ी पूछ रहेगा कि बताइए लिथियम जलेगा तो कौन सा कलर देगा। यस सर। ठीक है ना, वो आपसे बहुत जनरल चीज पूछेगा। अच्छा, अगर आपको आज की क्लास क्लियर हुई है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर। और आप समझ लीजिए कल की क्लास में हम लोग फॉर्मेशन भी पढ़ लेंगे और मेटलर्जिकल प्रोसेस भी पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था देखने के लिए, आप लोगों ने देखा कि नहीं? रात को सोने से पहले ये देख लीजिएगा, हाउ मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर। और आपके कोर्स में ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन है, तो आप इन सबको देख लेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, यस सर। अनुराग कल देख लेना। कल कोशिश करेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म हो जाए। ओके, यस। चलिए ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट। अनुराग गुड नाइट। अनुराग तो सो गया सर, माइक ऑन करके। चलो कोई बात नहीं, खराटा तो नहीं कम से कम ले रहा है। ठीक है ना, चलो फिर आपको भी काजल स्वीट ड्रीम।